कांग्रेस नेता प्रवीणा शर्मा बीजेपी में हुई शामिल। पूर्वी दिल्ली के नेताओं में मची हुई भगदड़। निगम चुनावों से पहले दल बदल का चल रहा दौर। मनीष सिसोदिया ने लगाया बीजेपी पर हमले का आरोप। सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ और बदसलूकी के आरोप। बीजेपी ने किया इनकार, उल्टा आप पर लगाए आरोप। इकतीस अगस्त की गई हाउस टैक्स की अंतिम तारीख। अब तक 30 जून तक होती थी लास्ट डेट। कोरोना को देखते हुए लिया गया फैसला। इकतीस मार्च 2022 तक साप्ताहिक बाजार वालों से निगम नहीं लेगा कोई शुल्क। पीएम योजना के तहत इन लोगों को लोन दिया जाएगा। दिल्ली सरकार को इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए। मेयर ने दिल्ली सरकार को लिखा पत्र। कृष्णानगर में नवविवाहिता की मौत। मायके पक्ष का कहना, दहेज को लेकर की गई हत्या। पुलिस कर रही मामले की जांच। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का सीसीएन न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं पूर्वी दिल्ली की खबरों का। पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस की एक प्रमुख नेता प्रवीणा शर्मा मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उनके साथ 4 ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेस के कई नेता भी बीजेपी में चले गए। प्रवीणा शर्मा पिछले नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की उम्मीदवार थी, लेकिन जीत नहीं सकी थी। कांग्रेस में चल रहे निराशा के दौर में प्रवीणा शर्मा का भी पार्टी से जाना एक और झटका माना जा रहा है। प्रवीणा शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और जिला अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि आदेश गुप्ता ने कहा कि मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस की नेता और उनकी सहयोगी बीजेपी में शामिल हुई हैं। आजकल पूर्वी दिल्ली के राजनीतिक दलों में दल बदल का दौर चल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी के पार्षद राजकुमार बल्लन ने पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में जाने का ऐलान किया था। राजकुमार बल्लन कई समितियों के अध्यक्ष रह चुके हैं और इससे पहले बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रहे थे। आपको बता दें कि हाल ही में मेयर और बाकी पदाधिकारियों के चुनावों से वे संतुष्ट नहीं थे और इसी कारण पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। इससे पहले श्रवण दीक्षित और उनकी पत्नी निगम पार्षद रेखा दीक्षित भी आम आदमी पार्टी में चले गए थे। कुछ महीने पहले पूर्व पार्षद पंकज लूथरा और उनकी पार्षद पत्नी गीतिका लूथरा ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का ऐलान किया था। इन हालात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में दल बदल की बरकरार की जंग चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस की मलकागंज से पार्षद ने भी पिछले दिनों आम आदमी पार्टी में जाने की घोषणा की थी, जबकि सोमवार को पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस की एक पूर्व पार्षद अपनी पत्नी के साथ आम आदमी पार्टी में चली गई थी। कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी में अभी तक थे, आज आप सब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। 15 वर्षों तक मैंने कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कोई बड़ी नेता हूँ। पूरी दिल्ली में काम किया, दिल्ली से बाहर जाकर भी मैंने काम किया, बहुत बड़े बड़े पदों को संभाला जैसा कि पाया, लेकिन जमीनी स्तर पर हमने काम किया। आज जो ये भारतीय जनता पार्टी को में आने का जो मेरा निर्णय है, उसका सबसे बड़ा कारण मोदी जी का नेतृत्व है। यमुना पार के रोहतास नगर इलाके में मंगलवार को कथित तौर पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ करने और उन्हें काले झंडे दिखाए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सिसोदिया ने इस हमले के लिए बीजेपी नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने तोड़फोड़ से इनकार किया है, लेकिन काले झंडे दिखाने की बात मानी है। आपको बता दें कि मंगलवार को रोहतास नगर में बन रहे स्कूल की बिल्डिंग का निरीक्षण करने पहुंचे थे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घेराव करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें काले झंडे दिखाए गए। इस दौरान कथित तौर पर कुछ लोगों द्वारा मनीष सिसोदिया को गो बैक के नारे भी लगाए गए। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा किसी तरह के सिसोदिया को वहां से निकाला गया। मनीष सिसोदिया ने कुछ तस्वीरों के साथ ट्वीट करते हुए कहा है कि आज रोहतास नगर में स्कूल बनने और विरोध करते हुए बीजेपी नेताओं व गुंडों ने स्कूल में तोड़फोड़ की, मेरी सरकारी गाड़ी को तोड़ा, स्कूल का गेट तोड़कर अंदर मौजूद महिला शिक्षकों और इंजीनियर्स और मजदूरों के साथ बदतमीजी की। बीजेपी को स्कूल बनने, पढ़ने लिखने में इतनी चिढ़ क्यों है?
दूसरी तरफ बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन ने किसी मारपीट और तोड़फोड़ से इनकार किया है। उनका कहना है कि डिप्टी सीएम को शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देना चाहिए। आप कार्यकर्ता ने इसका विरोध किया और उल्टे बीजेपी वालों पर हमला किया। कोरोना महामारी के दौरान रोहतास नगर के बहुत सारे निवासियों ने अपने परिजनों को खोया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यहाँ के स्थानीय निवासी दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते थे। वह माननीय उप मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते थे। रोहतास नगर विधानसभा में पिछले कई वर्षों से या तो पानी आ नहीं रहा है, आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है। इस विषय पर भी लोग उनसे बातचीत करने के लिए आए थे। इस पूरी विधानसभा में पिछले 6 वर्षों से किसी का राशन कार्ड नहीं बना है। सरकार ने घोषणा की है कि स्कूलों के अंदर राशन वितरण हो रहा है। हमारे यहाँ किसी भी एक स्कूल में राशन वितरण इस समय नहीं हो रहा है। इन सारी बातों पर हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी को ज्ञापन देना चाहते थे, मगर बहुत ही दुख का विषय है कि उन्होंने ज्ञापन लेने से मना कर दिया। उनके साथ गाड़ियों में गुंडों की फौज थी जिन्होंने स्थानीय निवासियों के साथ दुर्व्यवहार किया, कुछ लोगों के साथ मारपीट की। और जहाँ तक वो शिक्षा की बात करते हैं कि हम स्कूल नहीं खुलने देना चाहता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इस वर्ष उन्होंने 1500 समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों को नौकरी से निकाला है। पिछले 7 सालों में रोहतास नगर विधानसभा के अंदर कोई नया स्कूल नहीं खुला है और पूरी दिल्ली के अंदर 4500 टीचर्स की वैकेंसी खाली है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप जो कहते हैं और जो करते हैं उसके अंदर अंतर है। और आज हम ये डिमांड करते हैं कि उप मुख्यमंत्री जी और सत्येंद्र जैन जी के साथ जो गुंडा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ईस्ट एमसीडी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा हाउस टैक्स आए जिससे निगम का रेवेन्यू बढ़ सके। इसी को देखते हुए निगम ने अब अंतिम तारीख 31 अगस्त कर दी है। अब तक 30 जून लास्ट डेट हुआ करती थी। कोरोना को देखते हुए निगम और भी रायते टैक्स लाना चाहती है। आपको बता दें कि जिससे लोगों को हाउस टैक्स भरने में कोई भी परेशानी ना हो। वर्ष जो छूट प्रॉपर्टी टैक्स में छूट की डेट आती थी वो 30 जून होती थी। चूँकि पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 की एक ऐसी लहर देश में आई हुई है जिससे आम जनता पूरी तरह से प्रभावित है और स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। दूसरा, अभी हमने प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करने की जो तरीका है उसको ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन करने में थोड़ी सी लोगों को दिक्कतें आ रही थी। अगर हम 30 तारीख तक उसको रखते तो बहुत से प्रॉपर्टी होल्डर जो हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना चाहते थे वो जमा नहीं कर पा रहे ढंग से। कुछ उसके आईटी की तरफ से कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे महिलाओं को छूट है और सीनियर सिटीजन को छूट थी और जैसे हम 10-15% देते थे वो छूट है। इसके अतिरिक्त जो कोरोना की अपने वो लगवा रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं, उनको 3% की छूट है। इस तरह की छूट देख रहे हैं ताकि क्षेत्र के लोगों को ये ज़्यादा भारी ना पड़े, दिक्कत ना आए। दूसरा, मैं तो ये भी आग्रह करूँगा, अपने हाउस में भी इस बात को रखने के मूड में हूँ कि कोरोना काल के अंदर जो बहुत वीकर सेक्शन के लोग हैं जिनकी रोजी रोटी चली गई, जो हैंड एंड माउथ थे, सुबह कमाते थे शाम को खाते थे, उनके पास 20 गज 30 गज की झोपड़ी थी। मैं तो इस बात को भी मुझे कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि हम उन लोगों को भी छूट दें इस वर्ष, कम से कम ज़्यादा ना दें तो कम से कम इस वर्ष भी हम उन लोगों को छूट दें ताकि वो लोग राहत की सांस ले सकें। पटपड़गंज स्थित निगम मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें मेयर उपाध्यक्ष राजीव बाबर और जिला अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीकली बाजार लगाने वालों को लेकर निगम की तरफ से सहायता दी जाए। आपको बता दें कि मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा है कि 31 मार्च 2022 तक वीकली बाजार लगाने वालों से कोई शुल्क निगम नहीं लेगी। साथ ही पीएम योजना के तहत इन लोगों को लोन मिल गया है और कुछ को दिया जाएगा। मेयर ने दिल्ली सरकार पर तमाम आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वैसे केजरीवाल ने बाजार तो खोल दिए हैं पर वीकली बाजारों को खोलने का निर्णय नहीं दिया। साथ ही वीकली बाजार लगाने वाले लोगों के आगे आर्थिक तंगी है। साथ ही दिल्ली सरकार को इन सभी लोगों को मुआवजा देना चाहिए। दिल्ली सरकार के अधिकारियों और डीएम को वीकली बाजारों की नॉलेज नहीं है। बाजारों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। साथ ही मेयर ने दिल्ली सरकार के लेटर लिखकर वीकली बाजारों वालों को सहायता देने की बात कही है। दिल्ली में
सभी बाजारों को खोलने की घोषणा हो चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, एक खोखा पटरी वाले जिनका कमाने का कोई साधन नहीं है, केवल साप्ताहिक बाजार लगाते हैं। साप्ताहिक बाजारों को अभी तक खोला नहीं गया है, जिसके कारण पूर्वी दिल्ली नगर निगम में लगभग 55,000 लोग हैं जो अपनी आजीविका चलाते हैं केवल साप्ताहिक बाजार लगा के। हम लोगों ने इन पर ध्यान दिया, हम जितनी राहत दे सकते थे हमने अभी से लेकर और 31 मार्च 2022 तक इनसे कोई भी शुल्क ना लेने की घोषणा की है। कमिश्नर महोदय के साइन हो चुके हैं, परमिशन मिल चुकी है, इन सब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इनकी समस्या को देखने वाला नहीं है। ये लोग प्रतिदिन साइकिल के माध्यम से, रिक्शों के माध्यम से अपना सामान लेके जाते हैं और सामान लेके अपने वहाँ दुकान लगाते हैं और शाम को दुकान हटाते हैं। दुकान को लगाना, दुकान को हटाना कितनी मेहनत का काम है। कई बार जब ये घर से चलते हैं, मौसम अच्छा होता है, रास्ते में मौसम खराब हो जाता है, इनका माल भीग जाता है। और ये मैं आपको इसलिए बताऊं कि मैं खुद भुगतभोगी हूँ। मैं खुद 7 साल तय बाजारी लगाई है। सोमवार को अनारकली लगाना है, मंगलवार को गाजियाबाद जाना है, बुधवार को गांधी लगाना है, वीरवार को सिरमपुर लगाना है, शुक्रवार को शाहदरा लगाना है, शनिवार को किशोर लगाना है और संडे को चांदनी चौक लगाना है। डेली इस तरह सामान को उठा के लेके जाना करना, मैं समझता हूँ कि इनको तो ऐसे समय पे दिल्ली सरकार को राहत देनी चाहिए। ये दूसरों को पैसा देते हैं, दिल्ली सरकार को इनको मुआवजा देना चाहिए, मोटा मुआवजा देना चाहिए। आज पूरी दिल्ली की निगम की हालात पैसे के मामले में बहुत ख़राब है। यदि हमारे हालात अच्छे होते तो हम स्वयं देते, हम इनसे नहीं मांगते। ईस्ट दिल्ली मेयर के नेतृत्व में एक चिट्ठी जो है मुख्यमंत्री को भेजी है कि आप आंखें खोलिए, एडवर्टाइजमेंट से बाहर आइए, जमीन पर जाइए, लोगों की समस्या समझिए, जिनकी जो दिक्कत है। जैसे आज आपने जिम खोले हैं, 50% कैपेसिटी से खोले हैं, रेस्टोरेंट खोले हैं, आपने बैंक्वेट्स में 50 लोगों की परमिशन दी है, तो सिर्फ एक वीकली बाजार गरीब आदमी क्यों परेशान हो। और ऑफिशियल बाजार है, इनकी लिस्ट है एमसीडी के पास। ये ठीक है कि पहले छोटे लगते थे, अब बड़े बाजार हो गए, तो ये जो है ये एक बड़ी समस्या है। और 2700 बाजार लगते हैं और ये लगभग 3.5-4 लाख परिवार हैं दिल्ली के अंदर जो इससे रोजगार कमाते हैं। और हमारे तो जो यहाँ पूर्वी दिल्ली के जो मेयर हैं वो जीवन में संघर्ष करके इसी बाजार में काम करके जमीन से निकले हुए आज लोगों की सेवा करते करते मेयर बने हैं। इस बात को वो समझते हैं, इसलिए सबसे पहले पूर्वी दिल्ली ने इनिशिएटिव लिया है और ये उनके जो शुल्क है वो माफ किए हैं। भारतीय जनता पार्टी सीधा मुख्यमंत्री को नासमझी का आरोप लगाते हुए जमीन पे ना काम करने की आदत के कारण, एडवर्टाइजमेंट के कारण, हवा में रहने के कारण, जमीन को ना समझने के कारण जो उन्होंने ये गलत डिसीजन किया है उसको तुरंत बदलें, ऑर्डर पास करें और वीकली बाजार तुरंत चालू करें। वहीं अकबरी देवी मामले में परिवार वालों की शिकायत में लिए गए नामों का अदालत ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहा है कि आरोपियों के खिलाफ उचित कदम उठाए जाएं, जरूरत लगे तो इसमें सुधार भी करवाए। साथ ही एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने इस मुद्दे पर हुई कार्यवाही से अदालत को अवगत कराया जाने का निर्देश भी दिया है। यह मामला प्रकाश चंद उर्फ नीतू और रवि कुमार उर्फ अमित नाम के आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उठाया गया। आपको बता दें कि अकबरी देवी, जिनकी पिछले साल फरवरी में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों में जान चली गई थी। आपको बता दें कि अकबरी देवी के परिवार वालों का आरोप है कि 2 बार शिकायत दिए जाने के बावजूद पुलिस ने ना तो आरोपियों को पकड़ा है और ना ही धमकाए जाने पर कोई भी केस दर्ज किया है। अकबरी देवी के हत्या के मामले में, नॉर्थ ईस्ट दंगों के इस मामले में आरोपी प्रकाश चंद्र उर्फ नीतू और रवि कुमार उर्फ अमित ने अपने वकीलों के माध्यम से श्री विनोद यादव जी एडिशनल सेशन जज की अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2 शिकायतें दी हुई हैं बाकी अभियुक्तों के खिलाफ, जिन पर पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो अदालत ने उन एप्लीकेशंस पे की गई कार्रवाई के बारे में पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि वो अदालत को आकर बताएं, रिपोर्ट दाखिल करें कि उन एप्लीकेशंस पे उसने क्या कार्रवाई करी है। दूसरा, इन दोनों आरोपियों ने ये कहकर अदालत में एप्लीकेशन दी थी कि एक फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के आधार पर एक को नहीं पहचाना गया है
और दूसरे के खिलाफ़ ये झूठा मामला है और उस पर पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, जिस पर अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब की दलीलों को मद्देनज़र रखते हुए कि अपराध गंभीर हैं और जो घटना में सीसीटीवी फुटेज में दोनों आरोपी क्लियर नज़र आ रहे हैं और इनका जो सीसीटीवी इसमें घटना में एक रोल है, स्पेसिफिक रोल है, उस आधार पर अदालत ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। इस एफआईआर के होने के बाद और मुलजिमों के अरेस्ट होने के बाद शिकायतकर्ता के घर वालों ने आरोप लगाया था कि कुछ आरोपियों को पुलिस बचा रही है और उनका नाम केस में शामिल नहीं कर रही है, जिस पर उन्होंने कमिश्नर साहब को एप्लीकेशंस दी लगातार, जिस पर और उन एप्लीकेशंस को इस बेल एप्लीकेशन की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने रखा गया। तो अदालत ने कमिश्नर साहब को आदेश दिया कि उन दोनों एप्लीकेशंस पे की गई कार्रवाई के लिए क्या किया गया है वो अदालत को भी अवगत कराए और उन एप्लीकेशंस पे कार्रवाई भी करे। कृष्णानगर में एक नवविवाहिता की मौत हो गई, लेकिन लड़की के परिजनों का आरोप है कि लड़की के परिवार के लोगों ने दहेज को लेकर उनकी लड़की की हत्या कर दी है। आपको बता दें कि लड़की की शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुए हैं। लड़की पक्ष का आरोप है कि लड़की को आए दिन ससुराल वाले दहेज को लेकर परेशान करते थे। फिलहाल पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। फादर का फ़ोन आया, फादर मेरे घूमने गए नैनीताल, वहाँ से फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि वहाँ चला जा भावना के वहाँ ऐसे बात हो गई है, उसकी डेथ हो गई। मैं किस वजह से हो गई, कह रहे फांसी लगा ली। यहाँ के पता चला, पहले ऑलरेडी कह रहे उन्होंने सुबह लगाई, लेकिन लड़की पूरी नीली पड़ी है, पूरा शरीर उसका। और वहाँ जाके पर देखा हमने तो ऑटोमेटिक जहाँ फांसी लगाई है वो इतनी बड़ी हाइट है कि लड़की खुद फांसी नहीं लगा सकती, और उन्होंने अपने आप ही ऑटोमेटिक उन्होंने खुद फांसी जो लगाई थी वो खोल के खुद बेड पर लिटाई हुई है। तो ये क्या चक्कर है, पुलिस का आने कितने साल हो गए शादी को? 1-1.25 साल हो गया। तो लड़का एमएलसी कंपनी में कार्रवाई चाहिए, पूरी कार्रवाई चाहिए, पूरी अरेस्ट होने चाहिए। टीचर लड़की है, बहुत समझदार लड़की है, बहुत समझदार लड़की है, इतना पैसा इतनी गाड़ियाँ दी इनको, फिर भी इन्होंने काम कर दिया। हर बात में कहते हैं हमें शिफ्ट दो, हमें डिजायर चाहिए थी, ये गाड़ी मांगते थे सर हमसे। कोरोना वायरस के बदले रूप डेल्टा वायरस वेरिएंट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देश के कई राज्यों में इस वायरस ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही तीसरी लहर से निपटने को लेकर तैयारियों में जुटी केंद्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर डॉक्टरों ने लोगों को सचेत किया है कि कोरोना की लहर कम जरूर हो गई है, लेकिन कोरोना के इस स्वरूप से लोग अलर्ट रहें। थोड़ी सी भी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। फिलहाल राजधानी में डेल्टा प्लस वेरिएंट का अभी तक एक ही मामला सामने आया है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर नहीं, बस वायरस ने अपना स्वरूप बदला है। सबसे पहले तो ये है कि 1.5 साल से जो चल रहा है कोरोना वायरस, वो इटसेल्फ में ख़तरनाक है। ये इसका एक वेरिएशन है, इसके अंदर एक म्यूटेशन हुई है वायरस की, जिसकी वजह से ये और कम्युनिकेबल हो गया है। कम्युनिकेबल का मतलब कि ये ज़्यादा लोगों में जल्दी से फैल सकता है। जो पहले इसकी फैलने की क्षमता थी उससे अब ज़्यादा हो गई है, तो इसकी वजह से एक दूसरे पे लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा खतरनाक हो गया है। डेल्टा जो है या डेल्टा प्लस, उसके जितने भी म्यूटेशंस है, ये डेफिनेटली थर्ड वेव नहीं है। थर्ड वेव हम जो सोचते हैं वो रीएक्टिवेशन ऑफ वायरस, जब हम बात करते हैं कि पूरी तरह से हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो गई है। हर्ड इम्यूनिटी तभी अचीव होती है जब मोर देन 75% पॉपुलेशन में एंटीबॉडीज़ पाए जाए। अभी ये एंटीबॉडीज़ अराउंड 45 to 50% में पाए गए हैं, या तो वो संक्रमित हुए इस वजह से है या वैक्सीन लगी इस वजह से है। तो अभी पूरी तरह से इंडियन पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी अचीव नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के एनुअल फीस और डेवलपमेंट चार्ज लेने की इजाजत दी थी। दिल्ली सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई से सर्वोच्च अदालत ने मना कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AM खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निर्देशालय की उस दलील को स्वीकार नहीं किया है जिसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट ने फीस लेने की इजाजत देते हुए जो फैसला किया है, आपको बता दें कि उस पर रोक लगाई जाए। वहीं अभिभावकों का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना काल के चलते सब बंद था, जिसकी वजह से काम पर काफी प्रभाव पड़ा है। हमारे पास कोई भी सेविंग नहीं है जिससे हम एनुअल फीस दे सकें। साथ ही सरकार को मामले में दोबारा सोचने की अपील भी की है। जैसा कि लॉकडाउन में हम सब लोगों के कामों पे बहुत फ़र्क पड़ा है, जबकि हमारे CM साहब ने कहा था कि ये सब फीसें माफ़ कर दी जाएंगी, एनुअल चार्ज, स्कूल की फ़ीस, यहाँ तक कि बच्चों को बुक सेट वगैरह भी फ्री कुछ दिए जाएंगे।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्कूल वालों ने पूरी फ़ीस ली है। बीच में थोड़ा सा इन्होंने वो किया था तो उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए कि नहीं जी देनी पड़ेगी, तो अब हमें प्रॉब्लम्स तो है इस मामले में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जो कि हम लोग इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, चाहे उन्हें थोड़ा थोड़ा करके करवा दें, कुछ करवा दें। जो इस परिस्थिति में जो डेवलपमेंट अब इतनी तेज़ी से 2 साल के साथ वो मांग रहे हैं, हो रहा है, तो उतना हम नहीं अफोर्ड कर पाते लोग। तो प्लीज़ इसके बारे में शिक्षा मंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि कुछ सोचें। परिस्थिति अभी बहुत कमज़ोर ही है, थोड़ा और समय दिया जाए। देखिए, सरकार को इस विषय में आगे आना चाहिए। सरकार बहुत से क्षेत्रों में पब्लिक की मदद कर रही है, जैसे राशन दे रही है और भी बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी दे रही है जो जिन पे आमदनी नहीं है। तो इस विषय में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जो भी मिडिल क्लास है वो ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लोअर क्लास की तो बात ही छोड़ दीजिए। हायर क्लास अगर अफोर्ड करता है तो आप उसको गिनती में मत लीजिए, सिर्फ मेन मिडिल क्लास को देखिए। आप मिडिल क्लास पे टारगेट कीजिए। हम भी अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे पाएंगे, तो अब आगे हम भी ये सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को निकलवा लें। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। देखिए, सिचुएशन को सारे लोग जैसे अच्छे तरह समझ रहे हैं, उस तरह स्कूल में भी लोगों को ये समझना चाहिए कि लोगों के पास जब मजबूरी आई है इस चीज़ की, लोग खाने पीने को तरस गए हैं, तो कम से कम हर साल इतने सालों से अगर फ़ीस लिए, अगर 1-2 साल नहीं लेंगे तो उससे कुछ उन लोगों का बिगड़ नहीं जाएगा। इतने सालों से कमाते आ रहे हैं और आगे 2 साल 3 साल मामला सही हो जाएगा, आगे फिर उन लोगों की फ़ीस लेने की। लेकिन इस समय लोग इतना दान पुण्य करें, अगर कोई स्कूल वाले अगर फ़ीस की चार्ज नहीं ले रहे हैं तो इसमें उनका कोई कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। इसमें किसी के पास अगर नहीं है तो वो बंदा कहाँ से दे सकता है फ़ीस है। खाने पीने के साथ साथ शिक्षा भी ज़रूरी है। अगर 2 साल अगर थोड़ा ऐसे ही बच्चों को दे जाए, ना फ़ीस लिया जाए, तो इससे कोई ऐसी बात नहीं आ जाएगी। एक तरफ प्रशासन अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहर के पार्कों की हालत जो है वो खस्ता है। आपको बता दें कि पार्क में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसकी बानगी न्यू संजय अमर कॉलोनी में देखने को मिली है। आपको बता दें कि पार्कों की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है और पार्क में गंदगी की वजह से लोग सैर और बच्चे इन पार्कों में खेलने का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। पार्कों में गंदगी है जिसका प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। वहीं बात करें पार्कों में लगे जिम की, तो जिम की जो मशीनें हैं वो भी टूट गई हैं। इसकी शिकायत भी प्रशासन को कई बार की गई है, लेकिन प्रशासन अभी भी कुंभकर्णी निद्रा में सो रही है। फिर यहाँ पे बच्चे खेल भी नहीं पाते इसी वजह से, और फिर ये गंद इतनी ज़्यादा हो रही है तो इस वजह से और दिक्कत होती है। गंदगी तो ये जब से इसमें काम करवाया था तो उस टाइम थोड़ी बहुत सफाई कराई थी, लेकिन फिर से ये गंदगी, देखो कूड़ा वूड़ा सब लोग यहीं फेंकते हैं। इधर उधर से पानी भी गिरता है, देखो सबने पानी खोल रखा है यहाँ पे। हमने पहले कंप्लेंट भी करी थी, यहाँ पे उल्टे सीधे लड़के दारू, उधर देखो आप दारू वारू के सामान पड़े हुए हैं। ठीक है, अब किसी से कुछ बोलो तो लड़ाई झगड़ा, या तो पुलिस कार्रवाई करे, डेली यहाँ पे आए जाए, तो उस चीज़ के लिए करवाना। एक तो इसमें कचरा वगैरह आना बंद हो जाए और साथ में यहाँ घास वगैरह लग जाए, ताकि किसी को, बच्चों को भी खेलने में भी अच्छा लगे और पब्लिक भी खुश रहे, और पेड़ पौधे और बढ़ जाएं तो अच्छा है। ये तो स्टार्टिंग से चल रही है, विधायक साहब के बनने से पहले मना किया गया था, उसके बाद फिर दोबारा हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए CCN न्यूज़।